नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला फ्रॉम गया बिहार। आईएफपीएस द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 1048वें दिवस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। आप सबों का पुनः अभिनंदन। आज के वेबिनार में हमारे साथ उपस्थित है होम्योपैथी जगत के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर संदीप सैरल। डॉक्टर संदीप सैरल ने बीएचएमएस की डिग्री। मेरी आवाज क्लियर है सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर संदीप सैरल ने बीएचएमएस की डिग्री डॉक्टर बी आर सूर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर नई दिल्ली से प्राप्त की है। वर्ष 2012 से आप निरंतर होम्योपैथी चिकित्सा क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। आप अपने निजी क्लिनिक के साथ साथ विभिन्न चैरिटेबल एनजीओ डिस्पेंसरी में भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिससे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी गुणवत्तापूर्ण होम्योपैथिक उपचार उपलब्ध हो रहा है। डॉक्टर सैरल एक प्रतिष्ठित लेखक भी है। आपने होम्योपैथी विषय पर 4 महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की। होम्योपैथी एरुज 1, 2, 3, 4। आपने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अनेक वेबिनार भी प्रस्तुत किए हैं। आईएफपीएच प्लेटफॉर्म पर आपने बीटा थैलेसीमिया, सोराइसिस, विटिलिगो एवं प्रोस्टेट जैसी जटिल विषयों पर भी व्याख्यान दिए हैं। इसके अतिरिक्त एसवीएल प्लेटफॉर्म पर भी प्रोस्टेट विषय पर आपका विशेष वेबिनार अत्यंत सराहनीय रहा है। आपका गहन क्लिनिकल अनुभव, व्यवहारिक दृष्टिकोण और विषय की स्पष्ट प्रस्तुति शैली चिकित्सा जगत के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। आज के वेबिनार में हम सभी को आपके अनुभवों और ज्ञान से लाभान्वित होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हम आपका हृदय से आभार और स्वागत करते हैं। आज का आपका टॉपिक है गॉल ब्लैडर द विक्टिम और गॉल स्टोन ऑटोबायोग्राफी। जी सो शुक्रिया। सर आज हाँ आईएफपीएस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाउ ओवर टू यू सर। जितने भी डॉक्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं सबको मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। एंड मैम अब मैं स्टार्ट करूंगा, तो अगर बीच में मेरी आवाज़ ना आए तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है। मैम मुझे स्लाइड शेयर करनी होगी आपकी हाँ तरफ से। जी नहीं नहीं सर, आप जस्ट अ मिनट वेट। डॉक्टर सैरल, ओके जस्ट अ मिनट सर। एक्चुअली सर मैं या नाउ आई एम होस्ट। जस्ट अ मिनट। मैम आपको स्क्रीन विजिबल है? यस। ठीक है। हेलो हाय, मेरा नाम डॉक्टर संदीप सराल है। तो हमारा आज का टॉपिक का नाम है गॉल ब्लैडर द विक्टिम, ठीक है। इसके लिए हमें गॉलस्टोन्स की ऑटोबायोग्राफी को देखना होगा। गॉलस्टोन्स बनते हैं गॉल ब्लैडर में। गॉल का मतलब होता है बाइल। अब गॉल ब्लैडर का काम है जो बाइल को स्टोर करता है, कंसंट्रेट करता है, और जब जरूरत पड़ती है तो रिलीज भी करता है। हम बाइल की बात कर रहे थे कि बाइल स्टोर होता है। बाइल का कंपोजिशन है, बाइल के अंदर क्या होता है, बाइल सॉल्ट मेनली और कोलेस्ट्रॉल होता है। एक हेल्थी गॉल ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल और बाइल सॉल्ट का इस प्रकार से रेशियो रहता है। जब ये रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है तब गॉलस्टोन बनने की संभावना बढ़ जाती है। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है या फिर बाइल सॉल्ट आपका कम हो जाता है। गॉल स्टोन्स, बाइल का जो फंक्शन क्या होता है, बाइल एक्चुअली जरूरी होता है डाइजेस्ट करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए फैट्स को। एंड इसके अंदर बेसिकली बाइल सॉल्ट होता है। बाइल सॉल्ट फैट को इमल्सिफाई करता है, यानी तोड़ता है, जिसके कारण वो आसानी से एब्जॉर्ब हो सके इंटेस्टाइन में। बाइल सिर्फ डाइजेशन में ही मदद नहीं करता, ये लीवर के डस्टबिन की तरह भी काम करता है, ठीक है। ये वेस्ट रिमूवल पाथवे की तरह भी काम करता है। जैसे कि वेस्ट रिमूवल पाथवे हो गया, डाइजेस्टिव फ्लूइड, ये दोनों ही काम करता है अच्छे से। जैसे कि बिलिरुबिन को निकालना, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल हो गया, वो हैवी मेटल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, हार्मोन्स वेस्ट प्रोडक्ट है उनका, या फिर विटामिन है, इन सब चीजों को निकालने में भी बाइल का रोल रहता है। तो ये दोनों ही काम बहुत अच्छे से कर लेता है और एक समय पे कर सकता है। लाइक फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है और वेस्ट रिमूवल पाथवे का भी काम करता है, ठीक है। बाइल के अंदर बाइल सॉल्ट है, जैसा हमने बताया। बाइल सॉल्ट बनता है बाइल एसिड से, जो बनता है कोलेस्ट्रॉल से। तो बेस जो है वो कोलेस्ट्रॉल है। अब कोलेस्ट्रॉल हम जरूरी है किस चीज के लिए, बाइल एसिड बनाने के लिए, स्टीरॉयड हार्मोन्स बनाने के लिए। स्टीरॉयड हार्मोन जैसे कि कॉर्टिसोल, जब स्ट्रेस बढ़ेगा या फिर स्ट्रेसफुल कंडीशन है तो बॉडी कॉर्टिसोल बढ़ाती है, लेकिन कॉर्टिसोल के लिए बेस ये होता है कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल, जब भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है वो एक रिस्क फैक्टर बढ़ा देता है गॉलस्टोन के लिए। ठीक इसी प्रकार से जब जब बॉडी को ईस्ट्रोजन बॉडी में हाई होता है तो ईस्ट्रोजन के लिए भी बेसिक जो चाहिए वो है कोलेस्ट्रॉल।
तो जब जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा अगेन रिस्क बढ़ेगा गॉलस्टोन का और सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए। तो ये 3 बेसिक चीजें हैं जिसके लिए कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है, बाइल एसिड, स्टीरॉयड हार्मोन्स और सेल मेम्ब्रेन्स। अब हम कुछ क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं कि जिसके कारण गॉलस्टोन्स बनता है। पहला है बाइल का सुपर सैचुरेशन हो जाना कोलेस्ट्रॉल के साथ। आप यूं समझ लीजिए चीनी और पानी का घोल है, जब चीनी बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो घुल नहीं पाएगी, तो कुछ उस प्रकार का ही सिनेरियो है। इसको हम देखते हैं। लीवर जो है मेन सोर्स है जहां से बाइल बनता है। लीवर बाइल बनाता है, फिर गॉल ब्लैडर में जाके वो चीज स्टोर होती है बाइल, और उसके बाद ड्यूडेनम में जाता है कि वो डाइजेशन में मदद कर सके। कुछ इस प्रकार से लीवर में बना, गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ, कंसेंट्रेट हुआ, और जब जरूरत पड़ी तो इंटेस्टाइन में गया कि वो डाइजेस्ट में मदद कर सके। तो लीवर जो है मेन सोर्स है। अगर लीवर कोलेस्ट्रॉल को ठीक से हैंडल नहीं कर पाएगा तो चांसेस हैं कि गॉलस्टोन बने। यानी लीवर अगर ठीक से बाइल नहीं बना रहा, वो लिथोजेनिक बाइल बना रहा है, तो चांसेस है कि गॉलस्टोन बन सकते हैं। तो मैं कुछ एविडेंस दिखा रहा हूँ, थोड़ा इजी समझ जाए कि जैसे कि मतलब इसका कहने का मतलब है कि लीवर अगर डिस्टर्ब होगा तो गॉल ब्लैडर में भी असर पड़ सकता है। एक केस था ये छोटे से बच्चे का जिसमें उसे हेपेटाइटिस ए था, तो इसका लीवर डिस्टर्ब हुआ जिसके कारण इसकी गॉल ब्लैडर की वॉल थिक होगी और एडिमेटस हो गया। इसका एसजीओटी एसजीपीटी देखिए आप अगर, तो एसजीपीटी 2500 से भी ऊपर था, एसजीओटी था करीब 1,500 के आसपास था, अल्कालाइन फॉस्फेट भी बढ़ा हुआ था, जीजीटी 4 to 25 था लगभग लगभग, ठीक है। और मतलब ये था कि लीवर डिस्टर्ब हुआ तो गॉल ब्लैडर भी डिस्टर्ब हो गया। हमने देखा लीवर में इतना डिस्टर्बेंस था, फिर होम्योपैथिक मेडिसिन दिया तो कुछ समय के बाद ये नॉर्मल हो गया था। ये ब्लू वाला प्रिंट है, ये नॉर्मल है। इसके अलावा और भी चीजें दिखा रहा हूँ। ये एक नेक्स्ट केस है जिसमें हम देखना चाहते हैं कि लीवर डिस्टर्ब हो रहा है तो गॉल ब्लैडर में भी प्रॉब्लम आ रही है। अगेन इस केस में भी देखिए लीवर में डिस्टर्बेंस आया थोड़ा बहुत तो गॉल ब्लैडर में भी प्रॉब्लम आया। और सबसे कॉमन चीज लीवर की आजकल देखते हैं हम फैटी लीवर है। तो फैटी लीवर में भी क्या होता है कि जो लीवर है वो ज्यादा से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाता है और वो उसको बाइल एसिड में कन्वर्ट नहीं करता। अब अपने आप को बचाने के लिए लीवर ज्यादा से ज्यादा जो कोलेस्ट्रॉल है उसको डंप करता जाता है बाइल में, जिसके कारण जो बाइल है आपका लिथोजेनिक हो जाता है, उसके कारण भी गॉलस्टोन्स बनते हैं, ठीक है। ये एक एविडेंस है, ये दिखाना चाह रहा था कि लाइक लीवर अगर आप देखते हैं तो फैटी लीवर है, फैटी लीवर के बाद गॉलस्टोन्स बन गए हैं, इस रिपोर्ट में दिख रहा है। इस रिपोर्ट में भी एक और केस है, इसमें भी दिखता है कि लीवर में ऐसे लाइक आप देख रहे हैं ग्रेड 2 फैटी लीवर है, उसके बाद गॉलस्टोन्स बन रहा है, ठीक है। इसमें एविडेंस भी है, बायोप्सी करी जाती है और देखा जाता है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर जो है उनके अंदर ABCG5/8 बढ़ जाता है और CYP7A1 कम हो जाता है। अब ये दोनों चीजें हैं क्या? ABCG5/8 ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को बाइल में पंप करता है, ज्यादा से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल पंप करेगा। और एक्चुअली हो क्या रहा था, ये बढ़ रहा था फैटी लीवर में, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बाइल में जाएगा। अब उसको घोलने की क्षमता बाइल एसिड में होती है, लेकिन CYP7A1 ये जो है ये कम हो रहा था, और ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को बाइल एसिड में कन्वर्ट करता है। तो आपका बाइल एसिड नहीं बन रहा बट कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है, तो स्टोन बनेगा, ठीक है। ये जेनेटिक लिंक को भी दिखा रहा है। एक और कंडीशन, रैपिड वेट लॉस अगर होता है तो क्या होता है, फैट टूटेगा, और जब फैट टूटेगा फ्री फैटी एसिड्स होंगे, उसके कारण अगेन कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा बाइल में, बाइल का सुपर सैचुरेशन हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल से, जिसके कारण गॉलस्टोन्स बन सकते हैं। ये भी एक कंडीशन है। डायबिटीज में क्या होता है, खासतौर पर टाइप 2 डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस केस है, जिसमें क्या होगा, अब ग्लूकोज पड़ा रहेगा। अब ग्लूकोज अगर कन्वर्ट होता है ट्राइग्लिसराइड में, फैट में, तो फैट लीवर होगा एंड द सेम प्रोसेस विल फॉलो, और रिजल्ट क्या रहेगा, सुपर सैचुरेशन हो जाएगा बाइल का विद कोलेस्ट्रॉल। हमने एक क्राइटेरिया देखा बेसिक से, अगर हम बात करें बहुत शॉर्ट में, कि सुपर सैचुरेशन हो रहा है बाइल का विद कोलेस्ट्रॉल, मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है और उसे जो घोलने की चीज है बाइल एसिड या बाइल सॉल्ट वो कम होता जा रहा है, ठीक है। अब दूसरा क्राइटेरिया देखते हैं जिसमें लीवर आपका बाइल अच्छे से बना रहा है, बाइल ठीक दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो गॉल ब्लैडर है वो स्टैग्नेंट है, हाइपोमोटिलिटी ऑफ गॉल ब्लैडर। अब जब गॉल ब्लैडर की मूवमेंट नहीं हो रही बहुत ज्यादा तो क्या होगा, गॉल ब्लैडर स्टोर करेगा, कंसंट्रेट तो करेगा बट उसको रिलीज नहीं करेगा, ठीक है, उसके अंदर ही पड़ा रहेगा, एम्प्टी नहीं करेगा अपने आप को। ये कुछ कंडीशंस में होता है, जैसे कि सिडेंट्री लाइफस्टाइल्स, ओबेसिटी है पेशेंट में, डायबिटीज है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तब, या फास्टिंग कर रहे हैं तब भी। स्लो मेटाबॉलिज्म है तब भी गॉल ब्लैडर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहेगा, स्टैग्नेंट सी कंडीशन में रहता है। स्लो डिक्रीज मेटाबॉलिज्म बहुत सारी कंडीशंस में होता है, हम एक को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म। हमने देखा है कि हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ गॉल ब्लैडर की मूवमेंट स्लगिश हो जाती है। अब स्लगिश होगी तो क्या होगा, उसके अंदर गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल और कोलेस्ट्रॉल पड़ा रहेगा, स्टोर होता रहेगा, कंसंट्रेट होता रहेगा, स्टोर होता रहेगा, कंसंट्रेट होता रहेगा, रिलीज नहीं होगा तो स्टोन बनेगा ना, ये स्टैग्नेंसी।
एक और चीज है, नॉर्मल अगर थायराइड होता तो उसमें T3 जो हार्मोन होता है वो कोलेस्ट्रॉल 7 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज को स्टिमुलेट करता है ताकि वो कोलेस्ट्रॉल को बाइल एसिड में कन्वर्ट कर सके। बट जब हाइपोथायराइडिज्म है यानी T3 कम हो गया तो एक कन्वर्जन अगेन जो कोलेस्ट्रॉल से बाइल एसिड कन्वर्ट होना था वो नहीं हो पाएगा, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल घुल नहीं पाएगा और फिर स्टोन बनेगा। ठीक है, स्टडीज भी दिखाती हैं कि सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म कॉमन है थोड़ा गॉस्ट्रोन के केसेस के साथ। एक आइडिया लाइक अगर हम कुछ थायराइड की मेडिसिन दे दें तो उससे थोड़ी मोटिलिटी बढ़ जाएगी, मेटाबॉलिज्म में थोड़ा फास्ट हो सकता है, बट थोड़ी सी मोटिलिटी बढ़ाने के लिए हम सिस्टमिक हार्म नहीं कर सकते। पेशेंट का टैकीकार्डिया, पैल्पिटेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, ये सब चीजें हो सकती हैं इसलिए। बट फिर भी एक तरीका है कि लाइक थोड़ी सी डोज दीजिए और रेगुलरली मॉनिटर करते रहिए। ठीक है, और इसमें देखा भी गया रिसर्चेस में कि ये स्टडीज शो करते हैं कि इंप्रूव होता है, कोलेस्ट्रॉल भी इंप्रूव होता है, बाइल फ्लो भी इंप्रूव किया जाता है इससे। एंड एक सीसीके हार्मोन के बारे में बात करते हैं। सीसीके होता है कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। अब ये क्या होता है कि ये हार्मोन बेसिकली रोल इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये गॉलब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्ट करवाता है गॉलब्लैडर को। कैसे होता है देखिए, जब आप खाना खाते हैं खाने में फैट कंटेंट होता है, ये फैट कंटेंट आपके इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में पहुंचता है, लाइक डोडेनम में पहुंचता है। तो वहां पर आई सेल्स होते हैं, आई सेल्स सीसी के रिलीज करते हैं हार्मोन को। ये हार्मोन आपके गॉलब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं ताकि जो उससे बाइल निकल सके और वो जो फैट पहुंचा था इंटेस्टाइन में वो डाइजेस्ट हो सके, इमल्सिफाई हो सके। ठीक है, मेन रोल तो डाइजेशन में है। इसके अलावा रेगुलेट सीसी के रेगुलेट करता है गैस्ट्रिक एम्पटिंग को, मतलब पेट खाली हो जाए ठीक से, आपने खाना खा लिया ऐसा सा फीलिंग है कि और ना खाया जाए। स्फिंक्टर ऑफ ऑडी है, उसको रिलैक्स करता है ताकि बाइल और पैंक्रेटिक जूस आसानी से इंटेस्टाइन में आए और पचाने में मतलब फैट को मदद कर सके, गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट कर सके, ये तो मैं बता चुका हूं आपको। बट अगर गॉल ब्लैडर नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। अब फास्टिंग में क्या होता है, जब आप खाना नहीं खा रहे तो इंटेस्टाइन में खाना नहीं गया, ठीक है, वहां पर कोई स्टिमुलेशन नहीं गया, तो जो वहां से आई सेल्स थे वो सीसी के रिलीज नहीं करते, कोलेसिस्टोकाइनिन रिलीज। अब जो कोलेसिस्टोकाइनिन रिलीज नहीं होगा तो गॉल ब्लैडर स्टैग्नेंट रहेगा, स्टैग्नेंट रहेगा तो क्या होगा, स्टोन या स्लज बन सकता है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी उसकी। ठीक है, इसी प्रकार से टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होता है कि आप जब जीआईटी ट्रैक को स्किप कर देते हैं, खासतौर पर जैसे प्री मैच्योर बेबी है या क्रिटिकली इल बॉर्न बच्चे हैं, उनमें वेन से खाना जा रहा है तो इंटेस्टाइन में खाना नहीं पहुंच रहा उस तरीके से, अब क्या होगा, सीसी के रिलीज नहीं होगा, सेम प्रोसेस विल फॉलो, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, पड़ा रहेगा उसके अंदर बाइल, कॉन्सेंट्रेट होता रहेगा और वो स्टोन बनाएगा। अब हम गॉल ब्लैडर की मोटिलिटी को बढ़ाए कैसे, तो बेसिक कंसेप्ट है, थोड़ा थोड़ा खाइए, रेगुलर खाते रहिए। तो क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो फिर सीसी के हार्मोन रिलीज होगा, गॉल ब्लैडर को हल्का हल्का कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा, उसमें जो बाइल है वो रिलीज होगा और आपके डाइजेशन में मदद करेगा। बाइल खट्टा नहीं रहेगा एक जगह पे काफी देर तक। ठीक है, एक और ऑप्शन है सिंथेटिक सीसी के। अब क्या एक्चुअली इसकी साइड इफेक्ट, कॉस्ट और अवेलेबिलिटी के कारण इसको यूज नहीं किया जाता, थियोरेटिकली हेल्पफुल है बट नहीं यूज किया जाता। नेचुरली चीजें आप जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल है, घी है, नट्स है, सीड्स है, ये सब चीजें यूज कर सकते हैं सीसी के को रिलीज करवाने के लिए। अब हम एक चीज और पढ़ते हैं बहुत बार कि मैम मेरा आवाज आ रहा है, एम आई ऑडिबल? ठीक है, Yes. ओके। अब फैट 40 फर्टाइल फेयर स्किन फीमेल्स में गॉल स्टोन के केसेस ज्यादा पाए जाते हैं, ये हम पढ़ते हैं। एक्चुअली खासतौर पर अगर हम बात करें तो फीमेल्स में, तो रिसर्च भी शो करती है कि फीमेल्स में 2 या 3 गुना ज्यादा होता है मेल से गॉल स्टोन, और वो भी तब जब उनके अंदर हाई एस्ट्रोजेनिक फेजेस चल रहे होते हैं। अब हाई ईस्ट्रोजन फेजेस कब कब होते हैं, प्यूबर्टी के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, पीसीओएस के दौरान, ईस्ट्रोजन थेरेपीज के दौरान, ओरल कंट्रासेप्टिव के दौरान। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो ईस्ट्रोजन बनता है उसके लिए बेस ये कोलेस्ट्रॉल। तो क्या होता है कि जब भी आपकी बॉडी को ईस्ट्रोजन की रिक्वायरमेंट है तो वो लीवर को सिग्नल करता है कि भैया आप कोलेस्ट्रॉल बनाइए ज्यादा ज्यादा, वो कोलेस्ट्रॉल बनाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ईस्ट्रोजन ये भी कहता है कि कोलेस्ट्रॉल बनाए और ज्यादा सारे डंप भी करते रहे उसको बाइल में, बाइल में डंप भी करवाता है, साथ ही बाइल एसिड नहीं बनने देता, ये दोनों चीजें करता है ये। ठीक है, ईस्ट्रोजन आपका। तो इससे क्या होगा, इट इंक्रीजेस द कोलेस्ट्रॉल सिक्रीशन इनटू द बाइल एंड डिक्रीजेस द बाइल सॉल्ट प्रोडक्शन। जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाएगा, बाइल एसिड कम होता जाएगा, अगेन गॉलस्टोन बनने का रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक है, फर्टिलिटी जैसे प्रेगनेंसी के दौरान भी होता है, ईस्ट्रोजन बढ़ जाता है, सेम प्रोसेस विल फॉलो। प्रोजेस्टेरोन के दौरान क्या होता है, जब प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है वो गॉल ब्लैडर की हाइपोमोटिलिटी क्रिएट करता है। पोस्टपार्टम में क्या होता है, पोस्टपार्टम में सडन हार्मोन शिफ्ट होता है, रैपिड वेट लॉस होता है। अब वेट लॉस होगा तो मैं बता चुका आपको, फ्री फैटी एसिड्स आएंगे, फ्री फैटी एसिड्स अगेन कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देंगे जिसके कारण फिर गॉलस्टोन बनने की संभावना बढ़ जाती है।
पीसीओएस में भी ईस्ट्रोजन बढ़ता है और अगेन सेम प्रोसेस विल फॉलो। अब इसका एक थोड़ा सा एक उपाय सोचा गया कि फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं, प्लांट बेस्ड ईस्ट्रोजेंस। ये क्या करेंगे, ये वीकर फॉर्म ऑफ ईस्ट्रोजेंस हैं। ये आपके जो नेचुरल ईस्ट्रोजन जहां लगने थे ना, उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर सकते हैं, ताकि जो बॉडी नेचुरली ईस्ट्रोजन बना रही है ना, वो उतना हार्म या इम्पैक्ट ना दिखा सके। हालांकि ये थियोरेटिकल है, बट इस पे रिसर्च हुई, ये भी देखा गया कि प्रोटेक्टिव और इफेक्टिव रोल है फाइटोएस्ट्रोजेंस का। बट इस पे और रिसर्चेस होनी जरूरी है। हम ये देख रहे हैं, हम ये कहते हैं कि ईस्ट्रोजन का इम्पैक्ट है, लेकिन ये तो बहुत कॉमन है फीमेल्स के लिए। लाइक हर फीमेल्स के साथ प्यूबर्टी भी होनी है, प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी भी फेस करना है उन्होंने, पीसीओडी बहुत कॉमन चीज है, स्ट्रेस भी आजकल बहुत कॉमन है। और बट ऐसा नहीं कि सारी फीमेल्स को गॉलस्टोन होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सबकी ससेप्टिबिलिटी डिफरेंट है, सेंसिटिविटी डिफरेंट है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के कारण, फैमिली स्टे के कारण। तो ऐसा नहीं कि सबको ही होगा, उसकी ससेप्टिबिलिटी डिफरेंट है हर एक की। हम जैसे बात करें ओबेसिटी की बात करें, या फिर हमने फैक्टर भी बात करी थी ना, लाइक फ्री फ्लैबी 40 फर्टाइल फैट, फैट ओबेसिटी। अब ओबेसिटी का कैसा लेंगे? ओबेसिटी मींस एक्चुअली एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज क्या करते हैं, अपने आप में एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी लाइक वहां पे एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं ना, लाइक टेस्टोस्टेरोन्स, उसको ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। ज्यादा से ज्यादा ईस्ट्रोजन बनेगा, देन अगेन सेम प्रोसेस विल फॉलो। अब हम बात कर रहे हैं, हमने ये भी बात कर ली फैट की, फर्टिलिटी की बात कर ली, अब फेयर स्किन की बात करते हैं। हाँ, डाटा दिखाता है कि फेयर स्किन में ज्यादा केसेस पाए जाते हैं गॉसों के इजीली, बिकॉज जेनेटिक कुछ रोल है वहां पे, जो हम बात भी कर चुके हैं थोड़ा सा, और डाइटरी पैटर्न भी ये है उनका। बट अब ये कुछ आउटडेटेड हो गया है, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन की वजह से माइग्रेशन हो रहा है, लोगों का लाइफस्टाइल डाइट चेंज हो चुका है, तो जो डस्की कॉम्प्लेक्शन लोग हैं उनमें भी गॉसोस के केसेस पाए जाते हैं। इसका दूसरा पहलू अगर हम देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर फीमेल्स में ज्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है मेल्स में कम हो रहा होगा, ठीक है। मेन के अंदर कम रहता है तब तक जब तक कि वो उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्लाइन ना हो जाए, या फिर वो कोई एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन थेरेपी ना ले रहे हो। खासतौर पे जैसे प्रोस्टेट के केसेस में वो लेते हैं, तब उनके थोड़े से केसेस बढ़ सकते हैं गॉस्ट्रम के। एनिमल में भी स्टडीज की गई, कैस्ट्रेटेड मेल रोडेंट्स, चूहे थे, उनको कैस्ट्रेटेड किया, टेस्टिस रिमूव किया गया, और ऑब्वियसली बात है टेस्टोस्टेरोन का फ्लो रुक गया, तो वहां पे भी स्टोन, कोलेस्ट्रॉल स्टोन फॉर्मेशन दिखा। हम इस बात से ये तो समझ पाए कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि ये काउंटरैक्ट करता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को, ठीक है। हमने दो क्राइटेरिया अब तक पढ़ लिए हैं, लाइक सुपर सैचुरेशन हो रहा है कोलेस्ट्रॉल का, बाइल का कोलेस्ट्रॉल उसमें ज्यादा आ रहा है। दूसरी चीज, गॉल ब्लैडर हाइपरमोटिलिटी हो रही है। अब तीसरी बात हम कर रहे हैं न्यूक्लिएशन की। न्यूक्लिएशन क्या है? एक्चुअली गॉल ब्लैडर की वॉल होती है, उसके अंदर म्यूकोसा है, ठीक है, म्यूकोसा वॉल है। अब वो म्यूसिन सिक्रीट करता है अपने आप को बचाने के लिए, गॉल ब्लैडर की लाइनिंग को बचाने के लिए, बाइल से या किसी भी चीज से प्रोटेक्ट करता है म्यूसिन प्रोडक्शन। अब म्यूसिन एक जेल की तरह काम करता है, जेल हो गया, उसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल ट्रैप होता जाता है, ठीक है, तो वो स्टोन बनता है। तो म्यूसिन जो है कोर मटेरियल की तरह काम करता है, ओके। हालांकि ये नॉर्मली प्रोड्यूस होता रहता है, बट इन्फ्लेमेशन होगी तो म्यूसिन का प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ जाएगा। एनिमल्स में भी स्टडी की गई, देखा गया जो चूहे हैं, माइस हैं, उनको नॉकआउट किया गया, उनके अंदर माइस के अंदर जो म्यूसिन प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग जीन्स था उनको हटा दिया गया, और देखा गया कि उनके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल स्टोन फॉर्मेशन कम हो जाती है, डिस्पाइट कि वहां पे कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है तब भी स्टोन नहीं बन रहा, ठीक है। और कुछ प्रकार ह्यूमन एविडेंस ये रहा कि जिसको गॉलस्टोन था, उनके गॉलब्लैडर को रिमूव किया, रिमूव करने के बाद देखा कि इनके अंदर म्यूसिन प्रोडक्शन ज्यादा था, ओवर प्रोड्यूसिंग म्यूसिन एक्सप्रेशन था। वो दूसरा ये चीज देखा, जिनके अंदर नेचुरली म्यूसिन एक्सप्रेशन कम होता है वहां पर भी गॉलस्टोन कम होते हैं, तो म्यूसिन से भी इसका लिंक देखा गया। हालांकि ये कोरिलेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। मैं म्यूकस और म्यूसिन को सिनोनिम की तरह ही यूज कर रहा हूं यहाँ पे, बट दे हैव स्लाइट डिफरेंस। एक और कंडीशन देखते हैं हम, गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर की अगर डक्ट जो है वो बंद हो गई है, ब्लॉक हो गई है, तो बाइल एंटर और एग्जिट नहीं करेगा, ठीक है, बट म्यूसिन प्रोडक्शन चलता रहता है। अब म्यूसिन प्रोडक्शन अगर ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा, तो अ, क्या होगा, गॉल ब्लैडर हाइड्रोप्स या फिर म्यूकोसील बन जाता है, ठीक है, अगर सिर्फ म्यूकस म्यूकस एक्युमुलेट हो रहा है। अगर उसके अंदर इन्फेक्शन आ गया किसी प्रकार से, पस आ गया, तो हम एम्फीमा कहते हैं, और अगर वो रप्चर हो जाए तो पेरिटोनाइटिस। अच्छा, अब तक हम ये समझ पाए कि लीवर जो है ज्यादा मेन कल्प्रिट समझ पा रहे हैं, जो अगर खराब बाइल बनाता है तो गॉलस्टोन बन जाता है लगभग लगभग, ठीक है, ठीक से अगर हैंडल नहीं कर पाता तो स्टोन बन ही जाता है। सपोज कर लीजिए गॉलस्टोन बन गया, अब सबसे कॉमन एडवाइस क्या है? हम यही सुनते हैं कि गॉल ब्लैडर को रिमूव कर लिया जाए, ठीक है। बट और ये डराया भी जाता है, कहा भी जाता है कि कैंसर हो जाएगा,
ठीक है, बट इसके परसेंट क्या है, 0.3%, और या फिर गॉल ब्लैडर फट जाएगा, ये भी बहुत लो चांसेस है इसके, वेरी वेरी लो चांसेस। अब आपको पता है, आप जानना चाहेंगे कि आप ये देखना चाहेंगे कि गॉल ब्लैडर रिमूव करने के बाद भी स्टोन बन सकता है, ठीक है, गॉल ब्लैडर रिमूव किया जाता है उसके बाद भी स्टोन बनता है। गॉल ब्लैडर रिमूव करने के बाद भी स्टोन बनता है, ये कैसे होता है? एक्चुअली जब हमने गॉल ब्लैडर रिमूव किया तो सर्जरी से सिर्फ आपने स्टोरेज ऑर्गन को ही हटाया, बिकॉज स्टोरेज रिमूव्स द स्टोरेज ऑर्गन ओनली, नॉट द कॉज। कॉज को आपने नहीं हटाया सर्जरी करके। और स्टोन फॉर्म होता है बाइल में, नॉट इन गॉल ब्लैडर। आप गॉल ब्लैडर रिमूव कर देंगे तो ऐसा नहीं है कि आपने केस ठीक कर दिया, ठीक है, आपने कॉज को ठीक नहीं किया है। और कॉजेज इतने सारे हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं ऑलमोस्ट, ठीक है। अब क्या होता है कि कॉज तो परसिस्ट कर रहा है, ठीक है, बस आपने जो कंटेनर था वो हटा दिया। तो अब क्या होगा, अगर कॉज स्टैग्नेंट कॉज है वहां पे परमानेंट, तो वो एक नया कंटेनर ढूंढ लेगा। अब जो स्टोन बनेगा वो बाइल डक्ट में बन सकता है, ओके। अब हम मैं सपोज कर रहा हूँ कि लाइक सबने ऑलमोस्ट शायद टाइटैनिक मूवी देखा ही होगा, उसमें होता है कि एक, जब वो जा रहे हो ट्रेवल कर रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि एक बर्फ का सिर्फ टुकड़ा सा है ऊपर की तरफ, ठीक है। गॉल ब्लैडर गॉल स्टोन भी कुछ इसी प्रकार से है, वो लगता है कि आपको थोड़ा सा टुकड़ा है, बट वहां दिखता है मूवी में कि वो नीचे पूरा पहाड़ होता है बर्फ का। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, जब आप गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं तो आपको लगता है कि आपने बीमारी को हटा दिया, बट ऐसा नहीं है, आपने कॉज ठीक नहीं किया, अंडरलाइंग पैथोलॉजी को ठीक नहीं किया। तो अब जो है स्टोन वो डक्ट में बन सकता है। मैं ये केस दिखाना चाहूंगा, अगर आप देखना चाहेंगे तो। स्क्रीन, एम एम आई ऑडिबल? यस सर, यू आर ऑडिबल। ठीक है मैम। ये एक केस आया था मेरे पास पेशेंट का, जिसमें उन्हों का सर्जरी हो गई थी, लगभग 17 साल हो गए थे उनको सर्जरी कराया हुआ है, गॉल ब्लैडर का रिमूव था उनका। बट ऑब्वियसली बात है, शायद कॉज ठीक नहीं हुआ होगा, तो 17 साल के बाद उन्होंने देखा कि उनको डक्ट में स्टोन बन रहा है। गॉल ब्लैडर तो रिमूव हो गया, फिर भी डक्ट में स्टोन बन रहा है। बड़ा रेयर केस था। तो इसमें एक्चुअली हम थोड़ा कंफर्म करने के लिए उसका हमने फिर से एक बार अल्ट्रासाउंड करवाया, रिपीट करवाया। अल्ट्रासाउंड के बाद एक बार एमआरसीपी भी करवाया कि ऐसा कैसे हो सकता है, गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ और उसके बाद भी स्टोन बन रहा है। हालांकि मेडिसिन दिया, होम्योपैथिक मेडिसिन दिया, और उसके बाद ये रिजॉल्व भी हो गया उनका, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें गॉल ब्लैडर रिमूव है, उसके बाद भी स्टोन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये रिमूव होने के बाद होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के बाद पेशेंट ठीक भी हुआ। तो इसका मतलब वो गॉल ब्लैडर से बीमारी नहीं आ रही है, वो प्रॉब्लम थी जो हिपैटिक, लीवर जो है कोलेस्ट्रॉल को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा था, प्रॉब्लम वो था, ठीक है। आपने तो गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया। अब क्या होता है आफ्टर गॉल ब्लैडर रिमूवल, क्या होता है, प्रॉब्लम कैसे प्रोसेस कर रहा है और क्या कर सकता है वो? डिसलिपिडिया में चलता रहेगा, कोलेस्ट्रॉल ठीक से हैंडल नहीं होगा, लाइक एलडीएल बढ़ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहेगा। ड्यू टू अनरिजॉल्व कोलेस्ट्रॉल ट्रैफिकिंग, कोलेस्ट्रॉल को ठीक से हैंडल नहीं किया, तो अब क्या हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस बढ़ सकते हैं। देखिए, अनरिजॉल्व कोलेस्ट्रॉल ट्रैफिकिंग से एथेरोस्क्लेरोसिस, एंडोथेलियल डिसफंक्शंस, प्लेक फॉर्मेशन हो सकती है। बट ये ऐसा नहीं कि गॉल ब्लैडर रिमूव किया तो गॉल ब्लैडर कॉज है इन सब चीजों का, बस गॉल ब्लैडर एक मार्कर है कि आपका कहीं ना कहीं लिपिड डिसफंक्शन हो रहा है, ठीक है। साथ ही ये फीडबैक इनहिबिशन को भी खराब कर देता है, जब आप रिमूव कर देते हैं एंटीरो हेपेटिक सर्कुलेशन को भी डिस्टर्ब कर देता है। अब हम एक कंसेप्ट समझ रहे हैं जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि अगर आपका गॉल ब्लैडर का जो बेसिक फंक्शन था वो था स्टोर करना, बाइल को कंसंट्रेट करना, ठीक है, और जब जरूरत पड़े तो रिलीज करना। अब जब आपके पास गॉल ब्लैडर नहीं है तो ना तो स्टोर होगा ना कंसंट्रेट होगा। अब क्या होगा, जो बाइल है, लीवर बाइल बनाएगा और थोड़ा थोड़ा बाइल जो है वो जाता जाएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा बाइल है वो आपके इंटेस्टाइन में चले जाएगा। अब क्या होगा, अगर आप थोड़ा बहुत फैट खा रहे हैं, खाना बहुत ज्यादा नहीं खाते, फैट में बहुत ज्यादा, तो खाने में आपका फैट बहुत ज्यादा नहीं है, तब तो काम बन जाएगा आपका, क्योंकि लीवर उतना बाइल बना रहा है डाइल्यूटेड फॉर्म में। बट अगर आपने ज्यादा खाना खाया, लाइक मतलब हैवी मील ले लिया, या फिर उसमें फैट कंटेंट बहुत ज्यादा था, अब ज्यादा फैट कंटेंट को ज्यादा बाइल या फिर कंसंट्रेटेड बाइल चाहिए, वो आपके पास नहीं मिल पाया क्योंकि आपके पास गॉल ब्लैडर नहीं है, ठीक है। एक तो ये होगा कि फैट माल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, जिसके कारण स्टियाटोरिया होगा। स्टियाटोरिया मींस आपके स्टूल के अंदर फैट कंटेंट ज्यादा रहेगा। पेशेंट कंप्लेंट करते हैं, कहते हैं कि सर स्टूल जो है पॉट में शीट पे चिपकता है। इसके अलावा क्या होगा, फैट सॉल्युबल विटामिन की कमी हो सकती है, हालांकि ये रेयर है, इतना इजीली नहीं होता। तो जब सर्जरी अगर हो ही गई है तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, एक अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, लीवर फंक्शन टेस्ट करवा लीजिए कि लीवर ठीक है नहीं है, अल्ट्रासाउंड देखिए, और एक लिपिड प्रोफाइल करवा लीजिए, लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल चेक करने के लिए। अब हमने पूरी बात करी, पूरा थ्योरी समझा दी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो चांसेस है कोलेस्ट्रॉल बनने के। बट हम कभी कभी ऐसा भी देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल के केसेस है और वहां पे लिपिड प्रोफाइल ठीक है पेशेंट का। एक्चुअली हमें जो देखना है वो
कोलेस्ट्रॉल ब्लड में नहीं, वो देखना होता है बाइल के अंदर, बाइल की बात करें अगर ध्यान दें तो, ठीक है। बट उसके लिए जो इन्वेस्टिगेशंस हो, इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशंस लाइक ईआरसीपी, एंडो ड्यूडेनल बाइल एस्पिरेशन, तो हम एक जस्ट जनरल के लिए लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, क्योंकि ये यूजुअली रिसर्चेस में और इतना इजीली नहीं करवाते हैं, ठीक है। अब हमने बात करी कि आप सर्जरी के बाद ये चीजें हो रही हैं, तो हम कब तक, कंडीशंस क्या है, कब तक हमें सिर्फ मॉनिटर करना है, ऑपरेट ना करें। तो कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, अगर गॉल ब्लैडर गॉलस्टोन का केस है और आप पेशेंट को कोई पेन नहीं हो रहा तो रहने दे सकते हैं। लीवर एंजाइम्स भी ठीक है, यानी एलएफटी ठीक आ रहा है आपका, गॉल ब्लैडर की वॉल भी कोई बदलाव नहीं है उसमें, ठीक चल रही है, कोई कॉमन बाइल डक्ट में भी कोई स्टोन नहीं है और कोई हाई रिस्क कंडीशन भी नहीं है, तो आप मॉनिटर करिए, ऑब्जर्व करिए, ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है उसे। लो रिस्क कंडीशन और ब्रीफ कर दिया, सिम्टम्स नहीं है, स्लज है, कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है, सिम्टम फ्री है पेशेंट, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है, ठीक है। अब तक हमने बात करी कि सर्जरी, पहले तो हमने कुछ क्राइटेरिया करे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है या फिर गॉल ब्लैडर के कारण या फिर म्यूसिन के कारण, फिर उसके हमने बात करी कि अगर मोस्टली लोग सर्जरी कराते हैं, सर्जरी के बाद क्या हो सकता है, मैंने एविडेंस के साथ दिखाया केस आपको, और ये भी बताया कि सर्जरी कब कब नहीं करें। अब सर्जरी करनी कब चाहिए ये भी हम देखते हैं, ठीक है। मैम मेरा आवाज आ रही है, एम आई ऑडिबल? बीच में अगर मैम रुक जाए तो आप बता दीजिएगा मुझे। यस सर, मैं देख रही हूँ, ओके कंटिन्यू देख। ओके, जी बिल्कुल बिल्कुल। अब हमें सर्जरी कब करानी चाहिए? एक हाई रिस्क कंडीशन हो तब। हाई रिस्क कंडीशंस क्या क्या, जैसे कि पेशेंट को सिम्टम्स हैं, गॉल स्टोन है और सिम्टम्स भी आ रहे हैं बहुत ज्यादा, स्टोन का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हुआ, लाइक 3 सेंटीमीटर तक बढ़ गया है, ठीक है, पिगमेंटेड स्टोन्स हैं, गॉल ब्लैडर की वॉल थिकनिंग हो गई है, कॉमन बाइल डक्ट डायलेट हो चुका है, ठीक है, ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स है तब भी। कैंसर में लाइक वेट लॉस हो जाएगा बहुत इजीली, आपको पता चल जाएगा। कैल्सिफाइड गॉल ब्लैडर है तब। थिक वॉल जो होती है ना गॉल ब्लैडर की, बहुत इमरजेंसी कंडीशन, हाई रिस्क कंडीशन है, इसमें पेशेंट को रेफर कर दिया जा सकता है अगर वो सिम्टम्स के साथ है। कॉजेज ऑफ थिक वॉल, थिक वॉल क्यों होती है? इन्फ्लेमेशन के कारण हो सकती है, कैंसर के कारण थिक वॉल हो सकती है। कैंसर में थिक वॉल होगी, वो ऐसा नहीं कि लाइक मतलब डिफ्यूज थिक वॉल भी हो सकती है, बट मोस्टली वो इरेगुलर फोकल थिकनिंग होगी, कहीं से है, कहीं से नहीं है, कहीं से है, कहीं से नहीं है। इसको चेक करने के लिए आप एमआरसीपी भी करवा सकते हैं। और कभी कभी खाना खाने के बाद भी गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट, ये तो नॉर्मल चीज है, खाना खाएंगे गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो भी मिमिक करता है थिकनिंग को, ठीक है। इसलिए मोस्टली यूजली कहा ही जाता है कि आप खाली पेट जो है अल्ट्रासाउंड करवाइए। अच्छा, इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में उनके इंडिया के हिसाब से क्या है, इंडिया लैग करता है, यूनिफाइड नेशनल गाइडलाइन नहीं है हमारे यहाँ पे जो स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट रहे, तो हम फॉलो करते हैं ग्लोबल रिकमेंडेशन को, ठीक है, ग्लोबल रिकमेंडेशन को। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में भी है, लाइक वी हैव अ जनरल सर्जरी मैनुअल है रादर देन इंडिपेंडेंट फॉर द डिटेल्ड कोलेसिस्टेक्टोमी के लिए हमारे पास जनरल सर्जरी मैनुअल है, ठीक है। तो और अब हम जो वर्ल्ड के जिसको हम फॉलो कर रहे हैं ग्लोबल रिकमेंडेशन को, उनको देखते हैं। वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ इमरजेंसी सर्जरीज क्या कहती है? इंडिकेशंस क्या है सर्जरी के लिए? सिम्टोमेटिक गॉलस्टोन्स हो तब, एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस है तब कर लीजिए, पैंक्रेटाइटिस है तब कर सकते हैं आप। टोक्यो गाइडलाइन क्या कहती है? लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी हो सकती है, माइल्ड या मॉडरेट केस हो तब कर लीजिए, सिवियर केस है तो पहले आप परक्यूटेनियस ड्रेनेज कीजिए गॉल ब्लैडर का, उसके बाद डिले सर्जरी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यूरोपियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ द लिवर, EASL, ये बताते हैं कब नहीं करनी है, क्लीन क्लियर कट कहते हैं कि कोलेसिस्टेक्टोमी नहीं करनी है अगर सिम्टम नहीं है तो, ठीक है। और करनी कब है? जब सिम्टम्स है। सर्जरी कब करिए? सिम्टम्स है, पैंक्रेटाइटिस हो गया है, स्टोन का साइज बढ़ गया है, पॉलिप का साइज ज्यादा हो गया है, 1 सेंटीमीटर से ज्यादा यानी 10 mm से ज्यादा हो गया है, या फिर कैल्सिफाइड गॉल ब्लैडर है तब आपका सर्जरी कर सकते हैं। व्हेन सर्जरी इज एडवाइज इवन इफ नो सिम्टम्स, अगर सिम्टम्स नहीं है तब भी आप सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? स्टोन का साइज 3 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा हो रहा है, कैल्सिफाइड गॉल ब्लैडर है, पॉलिप का साइज भी बढ़ा हुआ है, हाई रिस्क कंडीशन है, या फिर नेक में गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर का जो नेक होता है ना वहां पे। गॉलस्टोन्स पैंक्रेटाइटिस भी क्रिएट कर सकता है, कैसे? कैन कॉज पैंक्रेटाइटिस कैसे? गॉलस्टोन है वो ट्रेवल करता है कॉमन बाइल डक्ट में, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी की तरफ मूव करता है, एम्पुल ऑफ वाटर यानी जो एग्जिट पॉइंट है पैंक्रिया के, उसका एंजाइम्स निकलते हैं यहाँ से, उसको ब्लॉक कर सकता है टेम्परेरीली भी परमानेंटली भी। अब क्या होगा, जो पैंक्रिया से एंजाइम निकलने थे ना वहीं ट्रैप हो गए, पैंक्रिया के अंदर ही एंजाइम्स निकल लाइक एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीज, अब वो उसके अंदर ही एक्टिवेट, ट्रैप भी हो जाते हैं, एक्टिवेट भी होते हैं। इसके कारण क्या होगा, पैंक्रिया के अंदर ही वो डिस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं, ऑटो डाइजेशन ऑफ पैंक्रियाज, इसे मेडिकली कहते हैं एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, ये सीवियर कंडीशन है। इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं? अचानक से बहुत तेज अपर एब्डोमेन में पेन होगा जो बैक की तरफ रेडिएट करता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है?
सीरम अमाइलेज, सीरम लाइपेज बढ़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, ये केस देख लीजिए, इजी अंडरस्टैंडिंग रहेगा। सीरम अमाइलेज बढ़ा हुआ था, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में क्लीन क्लियर कट मेंशन है एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। अगर कुछ ऐसा है प्लीज रेफर द केस, ठीक है, हॉस्पिटल या इमरजेंसी के लिए। पैंक्रेटिक लाइपेज का क्या रोल है? ये मेन एंजाइम है, फैट डाइजेशन में मदद करता है ये, बट इसे बाइल सॉल्ट की जरूरत होती है बाइल को इमल्सिफाई करने के लिए, यानी बड़ा फैट है उसको तोड़ने में मदद आती है, जिसके कारण सरफेस एरिया बढ़ता है और उसके बाद लाइपेज अच्छे से काम कर सकता है। बट अगर बाइल ठीक से रिलीज नहीं हो रहा है या बाइल सॉल्ट कम है, जैसा कि दो कंडीशंस में गॉलस्टोन का केस है या फिर सर्जरी होगी है तब, तो क्या होगा, इमल्सिफिकेशन ठीक से नहीं होगा, फैट जो बड़ा था वो टूट नहीं पाएगा, सरफेस एरिया नहीं बढ़ा, तो फैट डाइजेशन में दिक्कत आ जाएगी। फिर क्या होगा, स्टिएटोरिया। स्टिएटोरिया मैं समझा चुका हूँ, लाइक स्टूल के अंदर फैट कंटेंट ज्यादा हो जाएगा, माल एब्जॉर्प्शन सिम्टम शुरू हो जाएंगे ना, फैट माल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। इमल्सिफिकेशन क्या है? फिजिकल प्रोसेस जिसमें बाइल सॉल्ट की जरूरत है। डाइजेशन, खासतौर पे अगर हम फैट की बात करें तो ये केमिकल प्रोसेस है जिसमें पैंक्रेटिक लाइपेज की जरूरत है। पैंक्रेटाइटिस के अंदर मेन चीज मैं बता चुका हूं, सीरम अमाइलेज और सीरम लाइपेज बढ़ता है। ठीक है, मोस्टली क्या होता है कि जब खाना खाया आपने, बहुत ज्यादा हैवी मील ले लिया या फिर ऑयली फूड ले लिया, तब गॉलस्टोन के पेशेंट को पता चलता है कि उनको दर्द होता है। ये सबसे क्लीन क्लियर रीजन मैं समझा चुका हूं, मैकेनिज्म। जब आप बहुत ज्यादा फैट ले लेते हैं, फैट इंटेस्टाइन में जाता है, तो इंटेस्टाइन फर्स्ट पार्ट में वहीं पे ड्यूडेनम के अंदर से आई सेल्स जो होते हैं वो सीसी के हार्मोन रिलीज करते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। ये गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है कि भैया बाइल रिलीज कीजिए कंसंट्रेटेड, ताकि हम फैट को इमल्सिफाई कर सके। बट जब आप बहुत ज्यादा खाते हैं तो उसको बहुत ज्यादा बाइल चाहिए। ठीक है, एक अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करता है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, स्टोन पहले से ही पड़ा हुआ है, गॉलब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा ज्यादा जोर से तो दर्द होगा, पेन होता है। वो पैंक्रेटाइटिस में भी पेन होगा इस कंडीशंस में। ठीक है, आईबीएस में भी होता है, एसिड रिफ्लक्स में भी हो सकता है। बट अब रेड फ्लैग्स क्या है आपके लिए? आप क्लिनिक में बैठे हैं, आपके पास पेशेंट सिम्टम्स लेके आता है, तो आपको कैसे पता चले कि अलार्मिंग साइन है, ध्यान रखना है इसको। पेशेंट खाना खाए ना खाए उसे दर्द बना हुआ है, उल्टी उल्टी ऐसा मन बना हुआ है, परसिस्ट कर रहा है, वेट लॉस हो रहा है पेशेंट का। ठीक है, इस प्रकार के सिम्टम्स हैं। और रिपोर्ट से कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि रेड फ्लैग्स हैं, अलार्मिंग साइन है? अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉल ब्लैडर की वॉल थिक है, इट्स इमरजेंसी कंडीशन, रिस्क भी हो सकता है। या फिर नेक में स्टोन है, गॉल ब्लैडर की नेक में स्टोन है, आप एमआरआई कराते हैं, उसमें दिखता है कि लिम्फेडिनोपैथी, यानी कि आसपास के एरिया कहीं इन्वॉल्व हो गए। एमआरसीपी सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होती है इसमें, उसमें आपको डक्टल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में दिख जाएगा। गॉल ब्लैडर की वॉल इरेगुलरली थिक है तो कैंसर की कंडीशन भी हो सकती है। कॉमन बाइल डक्ट डायलेट होगी, ये सब चीजें रेड फ्लैग है, यहाँ पे आपको रेफर ही करना होगा इसको। ठीक है, ये रिपोर्ट देख लीजिए समझने के लिए। इसमें देखिए, आप देख सकते हैं, एरो कर सकता है कि नेक के अंदर गॉलस्टोन था, रेफर करिए केस को। नेक के अंदर गॉलब्लैडर की नेक में गॉलस्टोन है, साथ ही गॉलब्लैडर की वॉल थिक है, प्लीज रेफर द केस। यहाँ पे गॉलब्लैडर की नेक में स्टोन है और साइज भी ज्यादा है, क्राइटेरिया क्लियर है रेफर करने के? अच्छा, हम ये कहते हैं कि बड़ों में लाइक लाइफस्टाइल खराब है, उनका ईटिंग हैबिट्स खराब है, शायद उस वजह से या उनकी गलती की वजह से स्टोन बन रहा है। अब हम देखते हैं कभी कभी छोटे बच्चों में भी स्टोन हो जाते हैं, 5 साल से छोटे या इन्फेंट से भी स्टोन हो जाते हैं। उसका क्या कारण हो सकता है? हीमोलिटिक डिसऑर्डर्स, ब्लड डिसऑर्डर्स, जैसे कि थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया। कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स लाइक डक्ट फॉर्मेशन नहीं है ठीक से पहले से ही। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, ये मैं बता चुका हूँ कि लाइक प्रीमेच्योर बेबी था या फिर क्रिटिकली इल बॉर्न था तो उन्हें वेन्स के थ्रू ही मील दिया गया, जीआईटी ट्रैक को स्किप किया गया, सीसी के रिलीज नहीं हुआ, गॉल ब्लैडर स्टैग्नेंट रहा और फिर उसके कारण स्टोन बन गया। इन्फेक्शन के कारण, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के कारण, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के कारण, और कभी कभी ऐसा होता है कि कॉज पता ही नहीं चलते। ठीक है, ये रीजन है। ये आप देख सकते हैं, 3 साल का बच्चा है, उसे भी गॉलस्टोन है, 3 इयर्स की एज है इस बच्चे की। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल गॉलस्टोन्स और पिगमेंटेड गॉलस्टोन्स। पिगमेंटेड गॉलस्टोन्स एक्सरे में पाए जा सकते हैं, विजिबल हो जाते हैं। पिगमेंटेड गॉलस्टोन्स का अधिकतर तौर पर रीजन हीमोलिटिक अनीमिया होता है, आपको इसके लिए सीबीसी करवा लीजिए, सबसे बेस्ट एचपीएलसी टेस्ट से पता चल सकता है अगर सीबीसी में कुछ डिस्टर्बेंस लाइक एमसीवी, एमसीएच, आरबीसी का कुछ इश्यूज है वहां पे। तो लीवर डिसीजेस, खासतौर पे सिरोसिस, उसके कारण पिगमेंटेड स्टोन्स रहते हैं। और इसमें स्टूल का कलर पेल और क्ले होता है। और पिगमेंटेड स्टोन्स दिखते कैसे हैं? ब्लैक और ब्राउन कलर के। अब ब्लैक कलर की बात करते हैं। ब्लैक कलर कैसे होता है? क्रॉनिक हीमोलिसिस है, ऑब्वियस सी बात है, हीमोलिसिस है तो होगा। सिरोसिस से कैसे? सिरोसिस लाइक लीवर सेल्स की डेथ हो रही है तो वहां तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाता, पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है। पोर्टल हाइपरटेंशन हुआ तो क्या हुआ, आपका जो ब्लड है वो
उसमें ही कलेक्ट रहेगा, स्क्रीन में ही रहेगा, स्क्रीन का साइज बढ़ जाएगा। अब स्क्रीन क्या करता है, डिस्ट्रक्शन करता है आरबीसी का, तो ज्यादा से ज्यादा जो है आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा, बिलिरुबिन आएगा, और ऑब्वियस सी बात है बाइल बिलिरुबिन को कैरी कर रहा था जिसके कारण स्टोन बन जाएगा। तो यहाँ पे ब्लैक कलर के स्टोन्स बनते हैं कैल्शियम बिलिरुबिनेटेड की वजह से, ठीक है। और ब्राउन कब बनता है, एक्चुअली जब स्फिंक्टर ऑफ ऑडी वीक हो जाता है, ठीक से बंद नहीं होता, तो क्या होता है, बैक्टीरिया जो है ना ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं और बाइल धीरे धीरे फ्लो करता है, वहीं पे स्टोन बना लेते हैं। तो ब्राउन स्टोन्स जो है अधिकतर तौर पे आपके डक्ट के अंदर ही बन जाते हैं, बाइल डक्ट में, और ब्लैक तो गॉल ब्लैडर में बन सकता है। अच्छा, आपका कोलेस्ट्रॉल स्टोन हो या फिर पिगमेंटेड स्टोन्स हो, दोनों के सिम्टम्स में कुछ खास फर्क है नहीं। कंटेंट से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है स्टोन के साइज से, नंबर से और लोकेशन से। साइज जैसे कि अगर छोटा है तो 5 mm से कम है तो यूं कहा जाता है कि मोस्टली ये कॉमन बाइल डक्ट में आ सकता है। साइज अगर ज्यादा है तो ये हालांकि प्रॉब्लम इतना नहीं करता, बट कम चांसेस है, बट फिर भी गॉल ब्लैडर की वॉल को इरिटेट कर सकता है, ठीक है। नंबर्स अगर बहुत ज्यादा, कहते हैं ना मल्टीपल स्टोन्स है, बहुत इजीली दिखता है रिपोर्ट्स में अल्ट्रासाउंड की मल्टीपल स्टोन्स हैं गॉल ब्लैडर, तो इसमें क्या होता है बार बार पेशेंट को दिक्कत आ सकती है। अगर सिंगल स्टोन है तो मोस्टली ये साइलेंट पड़ा रहता है। बट क्लिनिकली हम क्या देखते हैं कि गॉल स्टोन्स अधिकतर तौर पे परेशानी करता नहीं है, वो तभी प्रॉब्लम करता है जब वो कॉमन बाइल डक्ट को कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, पूरा वेबिनार अगर आप भूल भी जाएं तो कोई इशू नहीं है, बट अगर जस्ट ये चीज ध्यान रख ले तो बहुत है ये स्लाइड, और शायद आपको सबको ये पता भी होगा पहले से। 70 से 80 लोगों में, 70 to 80% लोगों में सिम्टम्स ही नहीं होते, गॉल ब्लैडर केसेस में सिम्टम्स ही नहीं होते। और हमने बात करी थी कि यूरोपियन एसोसिएशन कहते हैं कि अगर सिम्टम्स नहीं है तो आपको सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। तो सोचिए कम से कम 70% गॉल के केसेस में सर्जरी की जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर वो अदर क्राइटेरिया में पूरे नहीं कर, क्राइटेरिया में, ठीक है। इसके अलावा सिम्टम्स है, अब राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन रहता है जो राइट शोल्डर तक शिफ्ट करता है। राइट शोल्डर तक इसलिए जाता है क्योंकि वहां पर नर्व सप्लाई है C3 C5 T7 T9 की वजह से। और अगर आप ध्यान दें तो होम्योपैथी में भी कुछ एक मेडिसिन है हमारी चेलिडोनियम, जो इस प्रकार के पेन को बिल्कुल क्लीनली कवर करती है, लाइक जो पेन है उसका राइट शोल्डर राइट स्कैपुला तक जाता है, चेलिडोनियम, ठीक है। नेक्स्ट है फैटी या हैवी मील ले लेंगे, उसके कारण गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसके कारण दर्द होता है पेशेंट को, ठीक है। इससे भी है कि लाइक एलिमेंट फ्रॉम फैटी मील्स या हैवी मील्स ना, लाइक एक पल्सेटिला बहुत अच्छा काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकती है। उल्टी उल्टी ऐसा मन होना खाना खाने के बाद, इनडाइजेशन, डिस्पेप्सिया, ठीक है, खासतौर पे ऑयली फूड के कारण। और ऑयली फूड के कारण क्यों हो रहा है ये मैं आपको मैकेनिज्म समझा चुका हूँ, ठीक है। फिर स्कैपुला तक क्यों पेन जा रहा था बता चुका हूँ, T7 T9 C3 C5 की वजह से, नर्व सप्लाईज की वजह से। अच्छा, इन्वेस्टिगेशंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। इन्वेस्टिगेशंस अगर आप ध्यान दें तो अल्ट्रासाउंड बेसिक फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशंस है जिसमें आपको स्टोन के बारे में पता चल जाता है, थिकनेस भी पता चल जाती है। एक्सरे यूजुअली नहीं करवाया जाता इतना कॉमनली। लीवर लीवर फंक्शन टेस्ट होना चाहिए, लीवर देख लीजिए, लिपिड प्रोफाइल देखिए, MRCP द बेस्ट टेस्ट, उसमें डक वक सब कुछ पता चल जाएगा आपको गॉलस्टोन केस की। अच्छा, खास तौर पे अगर हम बात करें तो कोलेस्ट्रॉल गॉलस्टोन की, तो कोलेस्ट्रॉल गॉलस्टोन की पैथोजेनेसिस क्या होती है जो हम बात कर चुके, अब तक रिवीजन सही है हल्का सा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बाइल एसिड कम हो जाएगा, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो डिसॉल्व नहीं होगा, तो सुपर सेचुरेशन हो जाएगा बाइल का कोलेस्ट्रॉल से, पहला चीज है इम्बैलेंस होगा। दूसरी, म्यूसिन के बारे में, म्यूसिन प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, या फिर गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, स्टैग्नेंट पड़ा हुआ है। अब पैथोजेनेसिस ये है, तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में क्या होगा, जो भी चीज को आप रिवर्स कर सकते हो करने की कोशिश करते हैं। तो हम कोलेस्ट्रॉल को कम करने की कोशिश करेंगे और गॉल ब्लैडर की मोटिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कोलेस्ट्रॉल को कम करें, ये दो चीजें तो कर सकते हैं आप, ठीक है। ये डाइट से किया जा सकता है। आपको ब्रीफली मैं डाइट के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि लो फैट लीजिए, फैट लीजिए, ऐसा नहीं कि फैट नहीं लेना, लीजिए, थोड़ा सा फैट लीजिए, हाई फाइबर डाइट लीजिए, थोड़ा खाइए, फ्रीक्वेंटली खाते रहिए कि गॉल ब्लैडर एक्टिव रहे, हाइड्रेटेड रखिए अपने आप को, हेल्थी वेट मेंटेन करें, बट ग्रेजुअली, एकदम से आप वेट लॉस करेंगे वो अगेन आपके गॉल ब्लैडर को, गॉल स्टोन को बढ़ाएगा, क्योंकि फ्री फैटी एसिड रिलीज होंगे, देन अगेन द सेम प्रोसेस फॉलो जो बताया था मैंने आपको। इसमें अवॉइड क्या करना है, फ्राइड फूड, प्रोसेस फूड का अवॉइड कर लीजिए। जो भी पैक फूड आइटम है, ट्राइग्लिसराइड्स होता है, अगेन कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। हाई फैट कंटेंट वाली चीजें नहीं लेनी। अगर आप मिल्क भी लेते हैं तो फुल क्रीम ना लें, लाइक टोन ले सकते हैं, ठीक है। रैपिड वेट लॉस नहीं करना, और लेना क्या चीज है, हाई फाइबर डाइट, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब लीजिए, मदद करता है। और अच्छे से पानी पीजिए, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। अब हम होम्योपैथिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, लास्ट सेगमेंट हमारा। मैम, एम आई ऑडिबल? ये सभी और ओके मैम, ये मैम लास्ट सेगमेंट है हमारा।
अब हम होम्योपैथिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। ये लगभग लगभग शायद सबको पता ही होगा, बस एक रिवीजन के तौर पे। लुई से जो फॉरेन ऑथर है, उनके हिसाब से गॉलस्टोन जो है वो सप्रेस्ड इमोशंस को शो करता है, जैसे कि स्टोर्ड एंगर या ग्रजेस। साइकोलॉजिकली और इम्पैक्ट पड़ता है बॉडी पे, ठीक है। और बट वो ससेप्टिव को चेंज करता है, बट ये रिप्लेस नहीं करता है बायोलॉजिकल कॉजेस को। इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। कॉजेस तो हमेशा ही है, बट किसी की बॉडी ज्यादा ससेप्टेबल होती है, किसी की कम होती है। ससेप्टेबिलिटी पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है। मैंने काफी दौर पे ये देखा है कि जरूर नहीं कि गॉस्ट्रोनोमी केसेस के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए अगर पेशेंट साइकोलॉजिकली फिट है, माइंड से फिट है, तो उसकी इम्यूनिटी काफी अच्छी रहती है, उससे बीमारियां बहुत कम लगती हैं, ठीक है। तो ऑरिजिन ब्रेन से काफी हो जाता है, माइंड से होता है। माइज्म की बात करें तो मेनली साइकोटिक माइज्म है, बिकॉज एकोमुलेशन हो रहा है और स्लगिश मेटाबॉलिज्म है। एंड ठीक है, गॉल ब्लैडर, किन्हें गॉल ब्लैडर की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर यूं कहा जाए इवोल्यूशन ऑफ गॉल ब्लैडर बात करते हैं, तो ये दो चीजों पे निर्भर करता है, आपकी एक फीडिंग हैबिट्स पे और कंटेंट क्या है आपकी डाइट का, लाइक कितना फैट ले रही है, दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, आपको काफी अच्छा लगेगा शायद। एक पोलर बियर का एग्जाम्पल लेते हैं। पोलर बियर की डाइट बहुत ज्यादा होती है, बहुत खाते हैं वो, बट काफी समय तक फिर नहीं खाते हैं, मतलब काफी दिनों तक गैप रहता है उनका। अब जब काफी दिनों तक नहीं खा रहे, तो ऑब्वियसली बात है उस टाइम पे आपको बाइल की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कुछ खा ही रहे, तो डाइजेशन की जरूरत ही नहीं है। तो गॉल ब्लैडर चाहिए उसको स्टोर करने के लिए बाइल को। जब वो बहुत ज्यादा खाते हैं, तो उनकी डाइट में फैट कंटेंट भी बहुत होता है, तो उनको जब खाएंगे फैट बहुत ज्यादा है, तो फैट को इमल्सिफाई करने के लिए या डाइजेस्ट करने के लिए उनको बाइल की रिक्वायरमेंट भी है, और उस टाइम पे ज्यादा बाइल चाहिए या फिर कंसंट्रेटेड बाइल चाहिए, तो ये काम करता है आपका गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर आपका स्टोर करके रखेगा, जब जब आपको बाइल की जरूरत नहीं है और जब चाहिए तो वो रिलीज करेगा कंसंट्रेटेड बाइल, ठीक है। बट एक चीज और आप देखें कि पोलर बियर जो है उसकी पोलर बियर है, इनकी डाइट में फैट बहुत ज्यादा होता है। इतना फैट अगर किसी और जानवर में हो या इनफैक्ट ह्यूमंस की डाइट में हो, तो उनको कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर हो जाएगा, बट पोलर बियर को नहीं होता है, मतलब बहुत रेयर होता है इनको, ठीक है। ऐसा क्यों? क्या गॉल ब्लैडर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स के लिए? एक्चुअली हेल्थी गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल सिस्टम को मेंटेन करके रखता है, ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करता है, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है, वो इनडायरेक्टली आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को भी मेंटेन करता है, बट इनडायरेक्टली। ये डायरेक्ट और प्राइमरी फैक्टर नहीं है प्रोटेक्शन का, ठीक है। बट इसके अलावा लाइक मतलब अडेप्टेशन हो गई है, विद पैसेज ऑफ टाइम अडेप्टेशन है, जेनेटिक म्यूटेशन है, इवोल्यूशन हो गया, उसके कारण भी थोड़ा बहुत अडेप्टेड है वो। बट इसी चीज को ध्यान में रखते हुए शायद, मे बी, ये मेरा कंसेप्ट है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में ये क्या होता है और भी मेडिसिन में ये है कि पोलर बियर के बाइल से दवाई बनती है जो हार्ट रिलेटेड कंडीशंस में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। दूसरी चीज, जो बियर है, इनके बाइल में यूडीसी होता है, यूरिसिडी ऑक्सीकॉलिक एसिड होता है। ये लीवर को प्रोटेक्ट करता है और कोलेस्ट्रॉल गॉस्ट्रोन को डिसॉल्व करने में मदद करता है, ठीक है। बट आप समझ सकते हैं कि पोलर बियर बियर्स ये एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, तो एलोपैथिक में यूडीसीए को सिंथेटिकली प्रोड्यूस किया जाता है, और वो भी जब मेडिसिन एज अ लाइक सर्जरी ना करके अगर वो दवाई देना चाहते हैं, तो वो भी ये देते हैं मोस्टली। अब हमारे पास कॉमन एनिमल क्या है? ऑक्स कॉमन एनिमल है, उसके बाइल से भी मेडिसिन बनती है, ठीक है, और उसकी एफिकेसी डॉक्यूमेंटेड है, आप देख सकते हैं। अच्छा, होम्योपैथिक में भी ऑक्स बाइल से दवाई बनती है, जिसको हम कहते हैं फेल टाउरी, ठीक है। और ये क्या करता है, ये आपके गॉल स्टोन्स को या फिर बाइल डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिजोल्व करने में हेल्प करता है, साथ ही लीवर और गॉल ब्लैडर फंक्शंस को सपोर्ट करता है, ठीक है। हिपैटोमेगैली में भी काम है इसका। अब होम्योपैथिक में जो ऑक्स बाइल से दवाई बनती है उसे हम कहते हैं फेल टॉरी। कोलेस्ट्रॉल से बनता है उसे कोलेस्ट्राइनम कह रहे हैं। सियोरेंथस अमेरिकाना एक दवाई है। मोस्टली तो दर्द जो है राइट साइड की तरफ ही शिफ्ट होता है, बट अगर लेफ्ट साइड की तरफ भी पेशेंट कंप्लेन कर जाता है, सियोरेंथस अमेरिकाना काफी अच्छा मेडिसिन है। लेप्टेंड्रा बहुत अच्छी मेडिसिन है, स्लगिश बाइल फ्लो में काम करती है ये, जो एक वन ऑफ द कॉज है गॉलस्टोन बनने का। चेलिडोनियम बिल्कुल टिपिकल पेन कवर करती है, जो दर्द होता है राइट अपर क्वाड्रेंट में एपिगेस्ट्रम की तरफ, और वो राइट स्कैपुला की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये चेलिडोनियम बहुत अच्छा कवर करती है। कैलकेरिया का आप जानते हैं 4-5 Fs को कवर करती है, जो गॉस्टोन्स में भी था, ठीक है, और इसके रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया है कैलकेरिया का आपके। मेरे ही रिजल्ट्स नहीं, और भी डॉक्टर्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। सिमकोन ऑफिसिनालिस है, लाइक गैस कंप्लेंट भी है साथ में। कोलोसिन एक्यूट कंडीशंस को हेल्प करता है। अच्छा, एक जानवर की हमने बात करी थी पोलर बियर की, ऑक्स की। अब हम एलिफेंट की बात करते हैं दूसरा कंसेप्ट समझने के लिए। एलिफेंट क्या करता है, वो पूरे दिन भर खाता रहता है, लगभग 12 से 18 घंटे खाता है। अभी 12 से 18 घंटे खा रहा है, तो इसे बाइल रेगुलरली चाहिए, तो इसे स्टोर करने की जरूरत नहीं है बाइल को,
तो गॉल ब्लैडर की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अच्छी बात यह कि इसकी डाइट में फैट कंटेंट भी नहीं होता इतना, तो थोड़े बहुत डाइल्यूटेड बाइल से जो लीवर बना रहा है, बनाता जाता है डायरेक्टली, वो पास कर देता है आपके इंटेस्टाइन में, तो जो डाइल्यूटेड बाइल है उससे इसका काम चल जाता है, ना तो फैट कंटेंट ज्यादा है और थोड़ा थोड़ा चाहिए इसे, ठीक है। तो एलिफेंट डोंट रिक्वायर गॉल ब्लैडर, दे डोंट हैव गॉल ब्लैडर। ठीक इसी प्रकार, मतलब अभी आप समझ पाए इवोल्यूशन कि कैसे कंसेप्ट लाइक गॉल ब्लैडर बिकम्स अननेसेसरी इन स्पीसीज, कैसे कॉन्टिन्यूस फीडिंग हैबिट जैसे कि एलिफेंट में थी, लो फैट डाइट था इसलिए उनको जरूरत नहीं, उनको एकदम से अचानक से बहुत ज्यादा खाना खा लिया तो कंसंट्रेटेड बाइल चाहिए, वो जरूरत ही नहीं, तो इसलिए उनके पास गॉल ब्लैडर नहीं है। ठीक इसी प्रकार से नॉन रूडिमेंट्स हर्बीवोरस हैं, उनके पास भी गॉल ब्लैडर नहीं रहता, लाइक हॉर्सेज है, रैट्स है, सम बर्ड्स है, इनको भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी रेगुलरली खाते रहते हैं, वो फैट कंटेंट कम होता है, जरूरत ही नहीं है। बट जो रूडिमेंट्स हैं, जो जुगाली करते हैं, हम देखते हैं ना कैटल, शिप्स या गोट्स, इनको गॉल ब्लैडर की जरूरत है। क्यों? अब ये खाना खाते हैं लेकिन पूरा पूरा इंटेस्टाइन में थ्रो नहीं करते, रोकते हैं, उसको रूडिमेंटेशन करते हैं और उसके बाद थ्रो करते हैं। जब वो थ्रो करते हैं इंटेस्टाइन में बल्क, तब आपको डाइजेशन के लिए बाइल की जरूरत होती है, दैट्स व्हाई दे रिक्वायर गॉल ब्लैडर, ठीक है। क्या इंसान, हम लोग भी जुगाली करते हैं, रूडिमेंटेशन करते हैं, कुछ कुछ हम मिमिक कर सकते हैं वैसा, गम चूइंग करते हैं ना हम, तो वो कुछ प्रोसेस वैसा ही है। इसमें क्या होता है, गम चूइंग करते हैं तो सिफेलिक ब्रेन में एक आइडिया जाता है कि हाँ खाना आने वाला है, तो गॉल ब्लैडर ना स्लाइटली थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करता है, बट पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, वीकर होता है, पर थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करता है, एटलीस्ट वो स्टैग्नेंट नहीं रहने देता आपके गॉल ब्लैडर को। वो स्टैग्नेंट होता है गॉल ब्लैडर, आपको पता है कि वो गॉल स्टोन का एक रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, तो स्टैग्नेंट नहीं रहने देता च्युइंग गम, ठीक है। बट ये इतना कॉन्ट्रैक्शन नहीं करता जितना एक्चुअली अगर आप खाना खाएं, खाने के अंदर फैट होगा, अगर फैट होगा तो वो तो प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फ्लश करेगा गॉल ब्लैडर के अंदर जो भी कंसंट्रेटेड बाइल है। बट गम च्युइंग करेंगे तो थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट करेगा, प्रॉपर्ली फ्लश नहीं करेगा उसके आपके गॉल ब्लैडर को। इसका मतलब फैट बुरा नहीं है, बट हाँ अचानक से बहुत ज्यादा फैट ले लेना वो प्रॉब्लमैटिक है। रिसर्च कहती है कि गम च्युइंग स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी को। रैंडम कंट्रोल ट्रायल्स में भी देखा गया कि ये फास्टर करता है रिकवरी को ऑफ बाउल फंक्शंस को, ठीक है। अच्छा, हम ये समझ पाए कि बहुत शॉर्ट में फिर से कि जो हम बात कर रहे थे, कईयों ने ज्वाइन नहीं किया हुआ उसके लिए, लीवर बाइल बनाता है, गॉल ब्लैडर स्टोर करता है, वो जब जरूरत पड़ती है रिलीज करता है, इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो रहा है और रीअब्सॉर्ब होकर वापस भी चले जाता है एंटीरो हेपेटिक सर्कुलेशन के माध्यम से, कुछ इस प्रकार से। लीवर मेन सोर्स है बाइल बनाने का, गॉल ब्लैडर स्टोर कर रहा है इंटेस्टाइन, ठीक है। रियल जो मेन कॉज अगर हम समझें तो लीवर दिख रहा है, वो सबसे कॉमन फैटी लीवर होता है। बट कईयों को ऐसा देखते हैं कि लीवर ठीक है, उसके बावजूद भी उन्हें स्टोन हो रहा है, तो गॉल ब्लैडर की मोटिलिटी खराब हो सकती है, हीमोलिटिक डिसऑर्डर हो सकता है, रैपिड वेट लॉस हो, ये भी हो सकती है कंडीशन। हमने कहा कि लीवर अगर नॉर्मल है तो ठीक है, गॉल ब्लैडर का स्टैग्नेशन है, और इसमें लीवर नॉर्मल है तब भी दो कारण हो सकते, दो चीजें हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन भी बन सकता है, पिगमेंटेड स्टोन भी बन सकता है। कोलेस्ट्रॉल स्टोन के लिए अधिकतर तौर पे डाइट और लाइफस्टाइल का रोल होगा, पिगमेंटेड स्टोन होगा तो हीमोलिसिस या इन्फेक्शन होगा। अगर लीवर एबनॉर्मल है तब मोस्टली कोलेस्ट्रॉल स्टोन ही आपको दिखेंगे, उसके लिए आप अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, एलएफटी करा लीजिए, क्लियर हो जाता है उससे। कई कई लोग ऐसे हैं वेजिटेरियन है बट उसके बाद भी उनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जा रहा है, कैसे? एक्चुअली लीवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, आप खाना में कोलेस्ट्रॉल ना ले तब भी, ग्लूकोज से, फैट से, प्रोटीन से, ये एसएल कोएंजाइम ए की मदद से जो भी आप खा रहे हैं ग्लूकोज, फैट्स, प्रोटीन, उसको तोड़ ताड़ के कोलेस्ट्रॉल बना लेता है। इनफैक्ट एलोपैथिक में एक दवा है स्टैटिन जो यूज करते हैं, वो इस प्रोसेस को समाउ ब्लॉक करते हैं, ठीक है। अच्छा, हम कभी कभी रिपोर्ट्स में पढ़ते हैं कि गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टेड है, तो ये कब होता है? नॉर्मली तो खाना खाने के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट अगर कोई डिसीज पैटर्न है तो लाइक इन्फ्लेमेशन या इरिटेशन के कारण भी हो सकता है। डिस्टेंडेड कब होगा? जब आपकी बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, बंद हो गई है, तो बाइल रिलीज नहीं हो रहा, तो शायद ऑब्स्ट्रक्शन के कारण वो डिस्टेंडेड भी हो जाएगा गॉल ब्लैडर, ये कंडीशन है। थिन वॉल यूजुअली एक तो ऑब्स्ट्रक्शन में भी हो सकती है, मतलब लाइक ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, डिस्टेंडेड हो गया गॉल ब्लैडर आपका, तब हो सकता है। और थिन वॉल एक हेल्थी गॉल ब्लैडर हो तब भी हो सकता है, मतलब मोस्टली थिन वॉल एक हेल्थी साइन है, ये दिखाता है, थिन वॉल दिखाता है कि कोई एक्यूट डिसीज नहीं है आपको। अच्छा, एक केस एक पेशेंट का दिखाई देता हूँ रिजल्ट वाइज मैं आपको। एम आई ऑडिबल मैम? यस, ऑडिबल ऑडिबल। ओके। कंटिन्यू। अच्छा, एक केस था एक पेशेंट का, लेके सर्जरी के लिए जा रहे थे, ये 25 साल का लड़का था, इस सर्जरी के लिए जा रहे थे, बट समहाउ इनकी फैमिली में कुछ हुआ सर तो आप प्लीज कंटिन्यू करें। हाँ, इनकी ये एक पेशेंट है 25 साल के, मेल पेशेंट है, इस सर्जरी के लिए जा रहे थे गॉलस्टोन के लिए, और फिर कुछ फैमिली में कुछ ऐसा हुआ कि लेके नहीं करा पा रहे थे, कुछ पेंडिंग डिले हो रहा था इनका, तो मीनवाइल होम्योपैथिक मेडिसिन लिया, और इनका स्टोन था 16.8, और फिर लाइक कुछ समय के बाद, अब कई काफी लोग होते हैं होम्योपैथिक में ट्रस्ट नहीं करते हैं, बट कुछ समय के बाद लाइक इनका था मई का केस था 2025 का, और फिर इन्होंने अगस्त में करवाया,
एक अल्ट्रासाउंड ऐसी रैंडमली करवा लिया, मेडिसिन चल रहा था और देखा कि कोई स्टोन नहीं है। आप देख सकते हैं गॉल ब्लैडर क्लियर, नो स्टोन, 16.8 mm। ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन है, मैं रैपिडली खत्म कर देता हूं क्योंकि टाइम शायद खत्म हो रहा है। ठीक है। अच्छा, हमने बात करी कि क्या गॉल ब्लैडर रिमूव करने के बाद स्टोन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, अगर आप कॉजेस को हैंडल नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है। क्या सिर्फ ओबीज लोगों में ही गॉल स्टोन होता है? नहीं, औरों में भी हो सकता है, बहुत सारे रीजन है। इनफैक्ट कोई वेट लॉस करता है सडन, तब भी हो सकता है। क्या स्ट्रेस और इमोशंस के कारण गॉल स्टोन होता है? बिल्कुल, साइकोलॉजिकली इंपैक्ट पड़ता है, उनके डाइट, लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके कारण गॉल स्टोन हो सकता है। क्या सिर्फ ओल्डर फीमेल्स को गॉल स्टोन होता है? ऐसा भी नहीं है, बच्चों में भी हो जाता है, मेल्स को भी हो सकता है। एक्सरे से गॉल स्टोन पता चल सकते हैं, सिर्फ पिगमेंटेड गॉल स्टोन होंगे वही पता चलता है, वो भी कैल्सिफाइड होता है। लोग कहते हैं बीज वाली चीजें नहीं खानी है, बहुत सुनते हैं हम ना, र्यूमस टाइप, बीज वाली चीजें नहीं खानी, नट्स वट्स नहीं खाना। एक्चुअली नट्स प्रोटेक्टिव होते हैं, ठीक है, ड्यू टू हेल्थी फैट, वो हेल्प करते हैं बाइल फ्लो को। और कई कहते हैं टमाटर के बीज नहीं खाने, बट उसके ऊपर भी कोई एविडेंस नहीं है, इनफैक्ट सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम हेल्प क्या करता है? पीनट्स हेल्प करते हैं, सनफ्लावर सीड्स, सोयाबीन। अगर किसी को गॉलस्टोन है तो आप एडवाइस कर सकते हैं, एक्चुअली ये लेसिथिन है, मेन फॉस्फोलिपिड, ये बाइल सॉल्ट को बढ़ाते हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल घोलेंगे, जिसके कारण गॉलस्टोन डिसॉल्व हो सकता है अगर हो। स्पाइसी फूड से गॉलस्टोन होता है? नहीं, बट अगर किसी को पहले से स्टोन है तो थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण दर्द जरूर हो सकता है। क्या गॉल स्टोन्स हमेशा पेनफुल होते हैं? नहीं, मोस्टली ये साइलेंट रहते हैं। ठीक है, हम देखते हैं 70 से 80% लोगों में साइलेंट ही रहते हैं। प्रॉब्लम तब करते हैं जब ऑब्स्ट्रक्शन करे गॉल ब्लैडर का। मैं फिर बता देता हूँ, 70 से 80% लोगों में गॉल स्टोन जिनको है उनको सिम्टम्स नहीं होते हैं। वो यूरोपियन एसोसिएशन कहते हैं कि अगर आपको सिम्टम्स नहीं है तो आपको सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है, हालांकि और भी क्राइटेरिया दिए थोड़े से, वो भी देखने पड़ेंगे आपको। तो इसका मतलब हुआ लीवर यूनिवर्सल प्रोड्यूसर है बाइल का, बाइल तो लीवर ही बना रहा है। तो इवोल्यूशन जो है, हमने देखा जैसे कुछ जानवरों में इवोल्यूशन गॉल ब्लैडर को रिमूव कर सकता है, बट लीवर को नहीं। ठीक है, इवोल्यूशन रिमूव करता है गॉल ब्लैडर को, हमने देख लिया, जैसे हॉर्स में नहीं है, रैट्स में नहीं है, एलिफेंट का तो हमने डिटेल में पढ़ा, डियर, पिजन्स, इनमें गॉल ब्लैडर नहीं है। और किन में होता है वो डाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो बहुत ज्यादा खाते हैं और काफी समय तक नहीं खाते, जैसे कि कार्निवोर्स हैं, डॉग्स हैं, कैट हैं, ह्यूमंस हैं, इनको गॉल ब्लैडर की जरूरत होती है, ह्यूमंस नीड इट। ठीक है, आप सर्जरी कराने से पहले सोचना पड़ेगा, अच्छे से कंसल्ट करिए डॉक्टर से। एंड थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, मैंने कंक्लूड कर दिया मैम यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू सरल संदीप जी। जी आपका सर। प्रेजेंटेशन तो हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा रहता है। और हम लोग के पास में आज सोचिए, कोई और रात में सूते घड़ी मीठा खा के चिबा के खाएगा। आप थोड़ा सा पीपीटी को हटा दीजिए सरल साहब। पीपीटी हटा दिया सर मैंने। हमने है तो ये आपका एक मिनट सर, जस्ट ये हाँ जी, पीपीटी नहीं है शायद, है ये सर? आपका इसको शेयरिंग बंद कर दीजिए। हो गया बंद सर? तो ये नहीं बंद मीटिंग हुआ स्क्रीन है। मीटिंग शेयरिंग जा रही है। अच्छा अभी अच्छा, अभी दिखलाई ओके ओके, पड़ रहा है आपका। स्टॉप शेयरिंग ना, ठीक है सर, हाँ, अब स्टॉप हो गया। शेयरिंग, अब ठीक ठीक है है, सर, अब ठीक ओके सर। है। ओके। दीपमाला जी, आपको कुछ कहना? ना आज हम लोग पूरा। को कंक्लूड करना पड़ेगा। हाँ, हाँ, स्पीकर यस यस। दीपमाला जी, आपको कुछ? सर, आपने जो स्टार्टिंग में बताया म्यूकस और म्यूसिन में डिफरेंस है, थोड़ा काइंडली उसको थोड़ा सा एलिब्रेट कर दे। और पहले मैं अपनी बात बोल रही थी, फिर आप बोलेंगे। और ये आपने जो बताया कॉमन कंप्लेन, ये क्या होता है? गॉल ब्लैडर अगर रिमूव कर देते तो कॉमन कंप्लेन। देखिए, बाइल जो आपने बताया कि लिवर ये रिलीज तो करेगा, बट अगर वो रिमूव भी हो जाएगा तो कहाँ स्टोर होगा? स्वाभाविक सी बात है, जो आपने आर्टियोस्क्लेरोसिस की बात कही, तो कहीं ना कहीं पर वो जाकर डिपॉजिट तो होगा ही ना। और आपने एक पॉइंट ये बोला, स्टियोटोरिया जो आपने बताया, इसका थोड़ा मतलब ये कैसे हमें पता चलेगा कि ये जो एक्सेस फैट है जो हमारे स्टूल में, इसे हम किस सिम्टम्स के थ्रू ये समझ पाएंगे? इस पे थोड़ा सा काइंडली आप इस पे भी कुछ बात बोले। और एक मेरा क्वेश्चन ये भी है कि आपने बोला कि 3 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर गॉल स्टोन होगा तो आप उसे सर्जरी का हाँ, दीपमाला जी, एडवाइस क्वेश्चन दे को सकते सॉल्व कर लीजिए। हैं? मैम हाँ, लास्ट कोई भी, क्वेश्चन, हाँ, लास्ट कोई क्वेश्चन से बात, symptoms ना हो, लास्ट क्वेश्चन कोई symptoms ना हो तो भी क्या रिमूव सर्जरी एडवाइस किया जा सकता है? किस चीज के लिए मैम? आपने जो गॉलस्टोन रिमूव करने के लिए जो बताया कि अगर सिम्टम्स कोई भी प्रोड्यूस ना हो, बट हाँ साइज उसके काफी लार्जर है, मोर बिल्कुल देन मैम, बिल्कुल 3 सेंटीमीटर। हाँ, बिल्कुल, वो भी क्राइटेरिया है, मैंने ये रेफर किया था एक स्लाइड में,
जब हम हाँ, यूट्यूब में देखेंगे तो आप इसके बाद में देखेंगे कि उसमें मैंने मेंशन किया कि अगर सिम्टम नहीं है उसके बावजूद भी आप सर्जरी करा सकते हैं, लाइक साइज बड़ा हुआ है ज्यादा, या कैल्सिफाइड गॉल ब्लैडर है, पॉलिप है। प्रॉब्लम हो ही नहीं रही है तो सर फिर क्यों? क्योंकि मैम उसने बताया कि अगर गॉल ब्लैडर के अंदर जो वॉल्स होती है ना, काफी देर तक पड़ी हुई, साइज ज्यादा है, तो इरिटेट करता है गॉल ब्लैडर की वॉल को, वो इरिटेट करेगा तो उससे कैंसर की संभावना है, लेकिन वो कम है, बट फिर भी करवा लिया जाता है उसमें, मतलब रिकमेंडेशन है ये मैम, हम ग्लोबल रिकमेंडेशन फॉलो करें, मैं रिकमेंडेशन की बात कर रहा था बस उसमें। और आपने पूछा था मैम म्यूकस और म्यूसिन में क्या डिफरेंस है। मैम म्यूकस के अंदर म्यूसिन होता है जो मेन होता है, म्यूकस के अंदर म्यूसिन होता है, प्लस वाटर भी होता है, सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट और इस प्रकार की चीजें होती है, सेल डेब्रिस होता है, तो म्यूकस एक बड़ी चीज है, इसके अंदर म्यूसिन होता है। और मैंने एक ये और स्टिएटोरिया मैम मतलब नॉर्मली मिल जाता है जब फैट माल एब्जॉर्प्शन को कह रहे हैं हम, फैट ठीक से पचा नहीं, क्योंकि बाइल नहीं आया, इमल्सिफाई हुआ, फैट ठीक से नहीं पचा, तो अब जो स्टूल होता है, स्टूल के अंदर फैट ज्यादा आ जाएगा तो पॉट में चिपकता है, स्टिएटोरिया। तो ये किस सिम्टम्स के थ्रू आप समझेंगे इसे? मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया, लाइक मतलब वो तो पेशेंट खुद ही बताएगा कि उसका जो पॉट शीट करता है तो उसमें जो है जो फ्लश नहीं हो पा रहा ठीक से उसका स्टूल, ये कहेगा वो चिपक रहा है पॉट, मतलब फैट बहुत ज्यादा आ जाएगा, ये चीज। मतलब वो चिपक जाएगा, फ्लश हाँ, नहीं होगी फ्लश नहीं होता, इजीली फ्लश नहीं हो रहा है, मतलब फैट डाइजेशन नहीं हो रहा ना, वो जो खा रहा है वो निकलता जा रहा है, लाइक डायरेक्ट विदाउट एसिमिलेशन नहीं हो पा रहा ना उसमें फैट का, तो फैट इमल्सिफाई नहीं हो रहा क्योंकि वो बाइल नहीं आ रहा। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा आपका प्रेजेंटेशन था। अब हमारे पास ऑलमोस्ट टाइम भी खत्म हो रहा है, तो शायद ही हम लोग कोई क्वेश्चंस भी नहीं ले पाए। ऐसे ही सर आते रहिए और आपको अपना इनोवेटिव और ये धन्यवाद, एजुकेटिव सेशन हम लोग हमेशा इससे हम लोग लाभान्वित होते रहे। सो थैंक यू वंस अगेन। धन्यवाद नाउ दिस सेशन इज कंप्लीटेड। अब हमारा इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है।